इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, फिर मैं फीचर्स के टोटल 30 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो 30 पॉइंट्स को 30 सेकेंड्स में कैसे लर्न करना है, उसमें मैंने एक मेमोरी की टेक्निक बनाई है, थ्री इडियट्स पिक्चर की जो स्टोरी पर, वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। या तो ये फुल फ्लेजेड 10 मार्क का आ सकता है, या तो ये शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का आ सकता है। 5 मार्क्स का आया तो तुम 10 से 15 पॉइंट लिखोगे, और यदि 10 मार्क का आया तो फुल 20 पॉइंट्स लिखोगे, और उससे ज्यादा मार्क्स का आता है तो सारे के सारे 30 पॉइंट्स लिखोगे। अब लिखना कैसे है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जब ये आएगा तो आप लोग ये ग्राफ या चार्ट बोलना चाहिए, इसको ये ड्रॉ करोगे बताने के लिए कि 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। सोल ट्रेडिंग प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, ये तुम बताओगे, ठीक है। उसके बाद ये आंसर ए बी सी डी ई, फीचर्स 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे। तो ओरिजिन सबसे पहले क्या बोलोगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडर, नाम तो सब कुछ सेम है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हजारों साल पहले जिन लोगों ने बिजनेस का सोचा होगा, पहले तो अकेले शुरू किया होगा, फिर ग्रुप्स बने होंगे। सो ओरिजिन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे इसको, सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है ना, या अलग अलग वर्ड्स है, बट बेस्ट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे दो लाइन में लिखने का मीनिंग, सिंपल सी भाषा में, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन या सिंगल पर्सन। ही इज अ वन मैन शो इन दिस टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है समटाइम्स, ठीक है ना। नोन एज अ वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business। ये डेफिनेशन जहां पे भी आएगा रट्टा मारना है। बोलने का तात्पर्य यह है कि इसको वन मैन बिजनेस भी बोलते हैं। ये एक ऐसे प्रकार का बिजनेस यूनिट है जहां पे एक आदमी पूरे तरीके से जवाबदार है, पूरे के पूरे बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करने का, रिस्क उठाने का और बिजनेस को मैनेजमेंट करने का। अब जहां तक फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो आप लोग के सामने आ रहा है। एक अच्छी बात है कि मैंने क्या किया है, जो सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म कंपनी कोऑपरेटिव के डिस्टिंक्शन के 30 पॉइंट्स बनाए, यही पॉइंट्स आपके फीचर्स के भी पॉइंट्स बनेंगे। आया समझ में। तो मीनिंग तो हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी एक बार देखते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर। याद है ना, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ओन करता है। सो सोल ट्रेडिंग प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, जिसमें कितने मालिक होते हैं, एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेल किराना शॉप, ठीक है। डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये तुमको रट्टा मारना है।
डेफिनेशन ही रट्टा मारने बोलूंगा, बाकी कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और जो 30 पॉइंट्स है वो तो स्टोरी के थ्रू में लर्न करवा दूंगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके पॉइंट्स। दूसरा, ये 1A1B रखा हुआ है। दूसरा, मेंबरशिप। सोल ट्रेडिंग में कितने मेंबरशिप, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में? एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, क्योंकि एक आदमी चलाता है, धंधे का मालिक एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलोगे? लेजिस्लेशन, कौन सा कायदा लागू होता है? जैसे कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। सोल ट्रेडिंग के लिए कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। जैसे अगला हिंदू सक्सेशन एक्ट, HUF का जो अगला फीचर आएगा, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 है। तो ऐसे बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टनरशिप हो या HUF हो या कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबके लिए अपने अलग अलग कायदे हैं। सोल ट्रेडर के लिए कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। उसके बाद में कैपिटल। अब ये कैपिटल लिखोगे कैसे? कैपिटल मतलब मराठी में भांडवल बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, धंधा शुरू करने के लिए। इसको लिखोगे ऐसे कि कैपिटल सोल ट्रेडर ने प्रोवाइड किया है अपने सेविंग्स में से, या फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेके, या बैंक से लोन लेके, ये कैपिटल। और यदि कंपैरिजन होगा, डिस्टिंग्विश होगा सोल ट्रेडिंग या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो फैमिली का कैपिटल सोल ट्रेडर से ज्यादा होगा। डू यू एग्री? सो फीचर्स रहा तो ऐसे बोलोगे कि सोल ट्रेडर का कैपिटल उसने अपने सेविंग्स में और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड, रिलेटिव या बैंक से लिया। लेकिन डिस्टिंग्विश आया तो बोलना सोल ट्रेडिंग का कैपिटल बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से कम रहेगा, क्योंकि एक ही आदमी यहाँ पे कैपिटल डाल रहा है। उसके बाद लीगल स्टेटस। नाउ अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो। कानून रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेपरेट नाम देता है, सेपरेट दर्जा देता है। जो मालिक है कंपनी के, जिनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, कानून की नजरों से मालिक और कंपनी अलग है, क्योंकि रिलायंस को अलग लीगल अस्तित्व है, स्टेटस है। बट सोल ट्रेडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग में कोई एक्ट नहीं है। इसलिए कानून सोल ट्रेडिंग बिजनेस को अलग अस्तित्व देता नहीं है। इसका मतलब पटेल किराना शॉप और मिस्टर पटेल कानून की नजरों में एक ही है। पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है, क्योंकि कानूनी दोनों अलग नहीं है। तो सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? द आंसर इज नो। सेपरेट लीगल स्टेटस सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडर को नहीं मिलता है। कानून की नजरों में बिजनेस और मालिक एक ही है। करेक्ट। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग इज वॉलंटरी। तुम देखते हो कि रास्ते में लोग इडली बेचते हैं, अलग अलग, जैसे भंगार वाले गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग भाजी बेचते हैं। तो फॉर्मेशन वॉलंटरी, जिसकी जो इच्छा हो वो शुरू कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं है सोल ट्रेडिंग का, सेपरेट एक्ट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। हालांकि यदि इनकम टैक्स में 5 लाख के ऊपर इनकम है तो उसको इनकम टैक्स में रजिस्टर कराना पड़ेगा। लोकल जो पोल्यूशन कंट्रोल के एक्ट है, म्यूनिसिपालिटी के एक्ट है, वो उनको मानना पड़ेगा। करेक्ट, ये एक्ट उनको सबको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वहां पे जरूरत नहीं होगा। उसके बाद आएगा मैनेजमेंट। नाउ अकेला आदमी है तो मैनेजमेंट कौन करेगा? सोल ट्रेडर। द मैनेजमेंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज मैनेज्ड बाय अ सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। ही कैन बी असिस्टेड बाय सम ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब मैनेजमेंट पटेल किराना शॉप का अकेला मिस्टर पटेल करेंगे, लेकिन वो धंधे में लोग रख सकते हैं काम के लिए। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, एक अच्छी बात ऐसी है कि सोल ट्रेडर अकेला आदमी है। ही विल एंजॉय द प्रॉफिट्स एंड बेयर द लॉस। मतलब उसको प्रॉफिट अकेला मजे लेगा वो, और लॉस भुगतेगा भी अकेले, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टनरशिप में नहीं है। ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। अभी इसमें कैसे लिखोगे? सिंस सोल ट्रेडर को किसी के कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ही कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। अभी पार्टनरशिप ले लो, 2 या ज्यादा पार्टनर्स है, तो आपस में विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, हो सकता है डिले होगा। एक पार्टनर का मानना एक है, दूसरे पार्टनर का मानना ऑपोजिट है, तो कई बार डिले होता है डिसीजन में, पार्टनरशिप या कंपनी हो तो। लेकिन सोल ट्रेडर अकेला है, किससे कंसल्टिंग की जरूरत नहीं है, देयरफॉर डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक और फास्ट। फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ
लेट अस टेक वन एग्जांपल। कॉलेज रोड में कुछ ऐसे शॉप्स है मेरे स्टूडेंट्स के, जहां पे अभी वो लोग रक्षाबंधन में राखियां रखते हैं, गणपति में गणेश जी के मूर्तियां रखते हैं, ठीक है ना, रंग पंचमी में मे भी कलर्स रखेंगे। सो अलग अलग सीजन में, दिवाली में वो जो क्या बोलते हैं, आकाश कंदील जो बोलते हैं, वो रखेंगे। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि उनका बिजनेस फ्लेक्सिबल रखा है उन्होंने, उनका खुद का ही दुकान है, बट जैसे सीजन चेंज होता है, अभी आम का सीजन आएगा जनवरी फरवरी में, तो आम रखते हैं वो लोग। जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर गणेश चतुर्थी मूर्तियां रखेंगे, रक्षाबंधन के राखियां रखेंगे, आकाश कंदील रखेंगे। तो वो लोग फ्लेक्सिबल है इन द टाइप ऑफ बिजनेस, करेक्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इधर काफी है। वही फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में नहीं मिलेगा। जो बिजनेस वो करता है वो चेंज करना आसान नहीं है। उसके बाद में गवर्नमेंट रेगुलेशन, आदमी है एक, तो गवर्नमेंट का कायदे कानून इतने सख्त नहीं होंगे। अब रिलायंस जैसी कंपनी में 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स है, करोड़ों अरबों रुपए के शेयर्स की कीमत है। फ्रॉड हुआ तो एम्प्लॉयज का भी नौकरी जाएगा। अब नासिक में कंपनी था, वो बंद हो गया, 2 साल से पगार नहीं था। कुछ महीने पहले मैंने सुना, या पिछले महीने, एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया क्योंकि घर ही नहीं चल रहा था। सो प्रॉब्लम यह है कि कंपनी बंद हो गया तो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज के हालत खराब हो जाते हैं। तो कंपनी, गवर्नमेंट बहुत सख्त है, कंपनी में आसानी से बंद नहीं होता है कंपनी, उसके प्रोसीजर है। कंपनी कायदे से शुरू होता है और कायदे से बंद होता है। यहाँ पे अकेला आदमी, कायदे सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है। लायबिलिटी, ये नुकसानदेह पॉइंट है, क्योंकि सोल ट्रेडर का लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब धंधे को घाटा हो गया तो पैसा धंधे से देना पड़ेगा, बट धंधे का पैसा कम पड़ा तो सोल ट्रेडर को घर से पैसा लाना पड़ेगा। इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उतना ही पैसा जाएगा, उनके घर से पैसा लिया नहीं जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब है कि उनको पैसा कहां से लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, इनकेस पैसा धंधे का शॉर्ट हो रहा है लायबिलिटीज पे करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, ऑडिट। अकाउंट्स या तो सोल ट्रेडर मेंटेन करेगा या उसके अकाउंटेंट मेंटेन करेंगे, लेकिन उसका चेकिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई कायदे नहीं है कि कंपलसरी है। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट्स का चेकिंग बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर चेक करेगा, समझ में आया। तो ऑडिट कंपलसरी होता है कंपनी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बट सोल ट्रेडर का अकाउंट्स का चेकिंग के लिए बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट को आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया। फिर टैक्सेस, सोल ट्रेडर के लिए टैक्सेस कम है, कंपनी के लिए टैक्सेस फ्लैट 30% है। अभी 2.5 लाख तक माफ है, और देखा जाए तो रिबेट पकड़ के 5 लाख रुपया, मतलब 40,000 रुपया सोल ट्रेडर ने कमाया साल का, तो टैक्स बिकम 0, इनकम टैक्स लगता नहीं है। फिर 5 लाख से 10 लाख 10% है, 10 लाख के ऊपर 20% है। कंपनी को फ्लैट ऐसे 30% है, अलग अलग रेंजेस है। फ्लैट मतलब 1 रुपया भी कमाया तो 30% भरना पड़ेगा। सोल ट्रेडर को पहले 2.5 लाख तक माफ है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट देके गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक माफ किया है। सो एक आदमी के नाम पर जो बिजनेस है वो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, देखा जाए तो। नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट, झगड़ा हो जाए, पार्टनरशिप में झगड़ा होने का चांस है, कंपनी में झगड़ा होने का चांस है, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फैमिली है तो बंटवारा होने का चांस है झगड़े के वजह से। सोल ट्रेडिंग अकेला आदमी है तो झगड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, सो कंफ्लिक्ट होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ऐसा है कि उसको अकाउंट्स के बुक्स जो हमने सीखा, जर्नल और लेजर, वो छाप के पब्लिक या गवर्नमेंट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो इनकम टैक्स को दिखाएगा और वो सीक्रेट रहेगा, गवर्नमेंट ऐसे पब्लिक करता नहीं है। सो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, क्योंकि उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किसको दिखाना पड़ता है, कंपनी को फाइनल अकाउंट्स, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बताना पड़ता है उन्होंने कितना नफा किया। सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा बिजनेस सीक्रेसी रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है सोल ट्रेडर का, प्रॉफिट। वो क्या चाहता है, प्रॉफिट। तुम बोलोगे सबका प्रॉफिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य या तो ऑब्जेक्टिव सेवा है, वो लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सर्विस देने के लिए। सोल ट्रेडर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंस सोल ट्रेडर का कैपिटल कम है
देयरफॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी लो, ठीक है ना। सोल ट्रेडर का कैपिटल कम है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो रहता है। डिवीजन ऑफ वर्क, अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, पार्टनरशिप ले लो, 3 पार्टनर है, एक खरीदेगा, एक बेचेगा और एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा, हो गया ना काम का बंटवारा तीनों भाई में, जो कि पार्टनर्स है। बट सोल ट्रेडिंग अकेला है, काम का बंटवारा कैसे होगा? सो डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है सोल ट्रेडर में। वो किसी को काम दे सकता है लेकिन पार्टनर्स में प्रॉपरली बंटता है काम, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब सीधा हिसाब है, किराना शॉप से ज्यादा पब्लिक ज्यादातर अमेजन से खरीदती है पब्लिक, फ्लिपकार्ट, अभी तो डीमार्ट भी नासिक में खुल गया है, बिग बाजार है। तो बोल देखा जाए तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो सोल ट्रेडर के प्रति काफी कम होगा एज कंपेयर टू ब्रांडेड, जैसे कि रिलायंस का कौन सा है, रिलायंस भी तो है ना रिटेल, रिलायंस रिटेल बोलना चाहिए, या तो बेस्ट एग्जांपल इज अमेजन और फ्लिपकार्ट, उसमें काफी लोग खरीदते हैं। सो पब्लिक कॉन्फिडेंस कम रहता है एज कंपेयर टू डी मार्ट ले लो या बिग बाजार में ज्यादा भरोसा लोग को रहता है। कंटिन्यूटी, अभी सोल ट्रेडर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट है या बीमार है, उसका बिजनेस बंद रहेगा, असर होता है धंधे को। जबकि पार्टनरशिप में एक भाई बीमार है तो दूसरा भाई संभाल लेगा धंधे को, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी असर होता है सोल ट्रेडर का, इन केस को बीमार है, धंधा बंद हो गया, डेथ हो गया, डेथ हो गया तो धंधा बंद हो जाता है, डूब गया तो भी धंधा बंद हो जाएगा। सो कंटिन्यूटी में काफी असर होता है। स्टेबिलिटी, अभी सोल ट्रेडर अकेला आदमी धंधे करता है एज कंपेयर टू दूसरे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टेबिलिटी हमेशा कम रहेगा। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा? कंपनी का, क्योंकि कंपनी एज लॉन्ग एज नफे में है तो वो चालू रहेगी। सोल ट्रेडर भले ही नफे में है लेकिन उसकी डेथ हो गई तो धंधा लगभग बंद हो जाता है, तो स्टेबिलिटी कम है। 24वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मोटिवेशन। अब ये डायरेक्ट मोटिवेशन क्या है? मेहनत और रिवॉर्ड्स साथ साथ चलता है सोल ट्रेडर का। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो किराना शॉप वाले, खास करके मेजोरिटी जो किराना शॉप है सवेरे 7 से 8 बजे तक खोल देते हैं, रात को 10-11 बजे तक चालू रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेहनत और उनका रिवॉर्ड साथ साथ चलता है। अब पार्टनरशिप में ले लो, 2 पार्टनर है, एक आदमी सवेरे जल्दी खोलता है दुकान लेकिन नफा होगा तो उसको दूसरे के साथ बांटना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मोटिवेशन क्या होता है? कम हो जाता है पार्टनरशिप और बाकी संस्थाओं में। बट यहाँ पे सोल ट्रेडर है, मेहनत भी वो करेगा, रिवॉर्ड्स भी उसको मिलेगा, ठीक है ना। सो डायरेक्ट मोटिवेशन सोल ट्रेडर को पूरे तरीके से रहता है क्योंकि रिवॉर्ड्स, मेहनत और रिवॉर्ड साथ साथ चलता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि एक साथ ज्यादा प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा तुमने प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। एक क्लास में 2 स्टूडेंट है और एक क्लास में 20 स्टूडेंट है तो डबल बैच करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट सेव होता है ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सोल ट्रेडर को नहीं मिलता, क्यों? उसका कैपिटल कम है तो धंधा छोटा है, साइज ऑफ बिजनेस छोटा है। वही रिलायंस जैसी कंपनी, अब जैसे रिलायंस डिजिटल है या टाटा क्रोमा है, ठीक है, ये लोग एक साथ सैमसंग या सोनी से हजार हजार टीवी खरीदते होंगे पूरे देश के लिए, लेकिन जो नासिक में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है सोल ट्रेडर के नाम पे, वो कितना टीवी खरीदेगा? 1, 2 या 3 खरीदेगा जितना डिमांड हो, उससे ज्यादा तो वो स्टॉक में रखेगा भी नहीं। तो सैमसंग किसको सस्ते में देगा? टाटा क्रोमा को देगा, क्योंकि बल्क बाइंग तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है, करेक्ट। तुम भाजी मार्केट में भी 1 पाव काकड़ी लोगे तो वो बोलेगा 10 रुपया पाव, 1 किलो का 40, लेकिन तुमने एक साथ 1 किलो लिया तो वो 30 रुपया करेगा, तो रेट कम हो जाता है पर यूनिट, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या बेनिफिट, ज्यादा प्रोडक्शन से कम कॉस्ट वो मिलता नहीं है सोल ट्रेडर को। उसके बाद रिस्क क्या होता है? सोल ट्रेडिंग में कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, देयरफॉर रिस्क क्या होगा? कम होगा। कंपनी में करोड़ों रुपए लगाए हैं, जेट एयरवेज का ले लो, करोड़ों रुपए बह गए ना पानी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था। लेकिन वही तुम सोल ट्रेडर का लोगे तो इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो देयरफॉर साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो रिस्क कम है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर, तुमको जियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में, तुम थोड़ी मुकेश अंबानी को फोन करोगे या वो थोड़ी तुमसे बात करेगा डायरेक्ट, बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस है तो पर्सनल कांटेक्ट होता नहीं है। अब तुम लोकल किराना शॉप में जाते हो, उसको तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स पता है,
वो तुमको क्रेडिट फैसिलिटी देगा, होम डिलीवरी देगा, आफ्टर सेल सर्विस देगा। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर सोल ट्रेडर का अक्सर होता है, वो चेहरे से जानता है, बाकी बिजनेसेस में बहुत मुश्किल से पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। करेक्ट। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी क्या है कि एक सोल ट्रेडर का सोसाइटी को एक तो गुड्स सप्लाई करता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद बिजनेस कर रहा है। आजकल स्टार्टअप का जमाना आ गया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब करता है वो, तो अनएम्प्लॉयमेंट देश का कम हो जाता है। अब वो जब धंधा शुरू कर रहा है तो वो बेरोजगार नहीं काउंट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट होगा। तो देश का बेरोजगारी कम हो जाता है वो बिजनेस करता है। तो वोटिंग राइट्स, वो अकेला आदमी है, वोटिंग राइट्स 100% है, वो जब चाहे जो चाहे फैसला ले सकता है। तो वोटिंग राइट्स क्या होता है, टोटल होता है, पूरे तरीके से होता है। समझ में आया। और लास्ट में मतलब किसी को विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं, वो जो फैसला लेगा वही लागू होगा। और लास्ट में एग्जांपल, मिस्टर पटेल, ओनर ऑफ पटेल ग्रोसरी स्टोर या मेडिकल स्टोर या वेजिटेबल स्टोर या फ्रूट स्टोर या हार्डवेयर का दुकान, ठीक है ना, ये सब क्या है, लेकिन सिंगल नाम पे होने चाहिए, तो वो एग्जाम्पल माना जाएगा। अब ये 30 पॉइंट्स है, ये 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाया है, एक 3 इडियट स्टोरी, जिसमें मैं प्रॉमिस करता हूं कि 30 के 30 पॉइंट्स या मेजोरिटी पॉइंट्स आपको याद होगा। तो अभी बाकी का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, ये 30 के 30 पॉइंट्स लर्न कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। सो ये फीचर्स हो गए 30 पॉइंट्स, ठीक है। आप लोग के सामने 30 पॉइंट्स आ रहा है, एक एक करके मैं लर्न करने का टेक्निक बताऊंगा। अभी सबसे सिंपल सा बात है, कोई भी फीचर्स लिखोगे या डिस्टिंग्विश लिखोगे, स्टार्ट किससे होगा, मीनिंग, डेफिनेशन, एंड किससे होगा, एग्जाम्पल। तो स्टैंडर्ड जो 2 पॉइंट है, मीनिंग और डेफिनेशन है, बराबर है। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है, 3 इडियट्स पिक्चर सबने देखी होगी, मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है ना। अब 3 इडियट्स पिक्चर में इफ यू अंडरस्टैंड, इफ तुमको याद आ रहा होगा, पहला सीन जो है मेंबरशिप, यदि सबसे पहला सीन याद हो रहा होगा तो एक याद है, पहले सीन में एक एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन के अंदर मैं चाहता हूं तुम लोग सोचो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे मेंबर्स है, ठीक है ना। उतने में फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है। समझ में आया। सबसे पहला सीन इमेजिन करो कि एक एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके एक लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को लैंड कराता है। प्लेन दिल्ली में लैंड होता है जो कि कैपिटल है। पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 होगा। समझ में आया। प्लेन कहाँ पे लैंड कराता है, कैपिटल में इंडिया के, जो कि दिल्ली में है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या सोचोगे, वैसे पॉइंट नंबर 1 और 1A 1B तो मीनिंग और डेफिनेशन है, लेकिन मेमोरी टेक्निक का पहला पॉइंट क्या है, 3 इडियट्स का पहला सीन, एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स, फरहान कुरैशी कुरैशी अंदर बैठा है, ठीक है ना। माधवन आई थिंक एक्टर का नाम है, फरहान कुरैशी उस किरदार का नाम है। हार्ट अटैक का बहाना करता है, कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है। प्लेन कहाँ पे लैंड होता है, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। उसके बाद में याद है चतुर का सीन, टेरेस में सीन रहता है, वो अपना स्टेटस सबको दिखाता है कि मेरे पास फरारी है, मेरे पास बंगलो है, याद है ना। तो नेक्स्ट सीन है चतुर का, पहला सीन फरहान कुरैशी के कितने लर्निंग पॉइंट से, 3। ये कौन सा है, चतुर, मतलब प्लेन आकाश से, आसमान से धरती पे आया, अब वापस तुम ऊपर बिल्डिंग के टेरेस में जा रहे हो। इमेजिनेशन समझ में आ रहा है। आसमान से प्लेन धरती पे आया, अब वापस मैं तुमको बिल्डिंग के टेरेस में लेके जा रहा हूं, जहां पे चतुर है। चतुर अपना स्टेटस बताता रहता है। और याद है प्लेन में, मोबाइल में वो एक फरारी गाड़ी दिखा रहा है जो कि फॉर्म हो रहा है, देखो फरारी गाड़ी फॉर्म हो रहा है। और फिर वो दीवार में क्या लिखता है, 5 सितंबर, याद है 5 सितंबर रजिस्ट्रेशन करता है। तो वापस से 3+3 6 पॉइंट रिवाइज करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या था, मीनिंग डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड है। प्लेन के अंदर बहुत सारे क्या रहता है, मेंबर्स रहते हैं, मेंबर्स। फिर उसके बाद फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहां पे लैंड करता है, कैपिटल। अभी टेरेस का सीन, टेरेस में कौन है, चतुर, वो क्या करता है, अपना स्टेटस सबको दिखाता है। फिर मोबाइल में फरारी फॉर्म होती है। फिर दीवार में क्या लिखता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिखता है। अब वापस तुम जमीन में आओगे, रैंचो की एंट्री होती है। पहला सीन में फरहान कुरैशी, दूसरे में चतुर। अभी क्या होता है, रैंचो की एंट्री होती है।
रैंचो जो जैसे याद है हॉस्टल में रैगिंग होता रहता है, तो वो आकर क्या करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, ठीक है ना, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। और फिर एक आदमी को गलत जगह पे शॉक लग जाता है, याद होगा तो वो सीन, ठीक है ना, दूसरे उस आदमी को शॉक लग जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, मैनेजमेंट और प्रॉफिट और लॉस। इफ रिमेंबर, वापस से 9 पॉइंट रिवाइज करो। पहला पॉइंट क्या था, मेंबरशिप। फिर हार्ट अटैक का बहाना करके लेजिस्लेशन छोड़ के प्लेन कहाँ पे लैंड होता है, कैपिटल में। फिर चतुर का सीन टेरेस में वो स्टेटस दिखाता है मोबाइल में। फरारी का फॉर्मेशन दीवार में, 5 सितंबर का रजिस्ट्रेशन। अभी कौन आता है, रैंचो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है और शॉक लग जाता है एक आदमी को, उसका लॉस हो जाता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस। अब याद है वो सीन जिसमें 10 रुपए की भेंडी, 12 रुपए की गोभी, वो मैंने बनाया है इधर, तुमको सीन बता दो और फिर डिस्कस करते हैं। सीन देखो, उसकी माँ बोलती है बेटे 10 रुपए की भेंडी, 12 रुपए की गोभी। अब मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, 10 रुपए की भेंडी, ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गो। मतलब यू कैन यूज दिस लॉजिक। 11 रुपए का लाइबिलिटी, 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी। सो 10वां पॉइंट, बेटा 10 रुपए भिंडी 10 रुपए के हो गए, वो है ना, ऐसा सोचो। और गवर्नमेंट रेगुलेशन 12, 10वां पॉइंट इज 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते हैं। ख्याल में आया। अब ये क्यों पॉइंट लिया, 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, 12 रुपए की गोभी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते हैं जो कि लायबिलिटी है। खुजली वाली रोटी, ट ऑडिट और टैक्सेस, ठीक है ना। अब ये 15 के 15 पॉइंट देखो, मीनिंग और डेफिनेशन। पहला सीन क्या है, फरहान कुरैशी कहाँ पे रहता है, एरोप्लेन के अंदर। लोग रहते हैं, मेंबरशिप। हार्ट अटैक का बहाना करता है, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन लैंड होता है, कैपिटल। नेक्स्ट सीन में चतुर टेरेस में स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन और दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चतुर की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है और एक को शॉक लगा देता है, प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद उसकी माँ का सीन, राजूज मदर, ठीक है, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, तो 13वां पॉइंट क्या है, लाइबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी, रोटी मतलब ऑडिट और टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद याद है ये लोग भूखे बाहर निकलते हैं, भूख लगती रहती है, झगड़ा करते हैं आपस में, भूख लगी रहती है। फिर ये लोग सीक्रेटली एक शादी में एंटर करते हैं, याद है, उनको शादी का वो बोर्ड दिखता है, सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, भूख लगी रहती है। और याद है उसके जूते में वो चटनी गिरा देता है, माई $300 शूज बोलता है वो, उसका कॉस्ट हो जाता है। कनेक्ट हो रहा है पॉइंट से। चलो इसको एक और बार देख लेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये पीछे चला गया बट अपना स्टोरी रुकेगा नहीं, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट था, क्या था, मैनेजमेंट, प्रॉफिट और लॉस, उसको ये भी हो गया था अपना। ये अपन इधर आ जाते हैं, नहीं इधर भी नहीं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। माई $300 शूज, वो हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक रहा है। चलो कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारा स्टोरी आगे बढ़ना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसको, ओके। नाउ वापिस से पॉइंट नंबर 1 रिवाइज करो। पॉइंट नंबर 1 क्या था, लेजिस्लेशन, मेंबरशिप, फिर लेजिस्लेशन, फिर कहाँ पे लैंड होता है, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट में क्या था, टेरेस में स्टेटस। उसके बाद क्या है, स्टेटस के बाद में लेजिस्लेशन, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रैंचो आता है, मैनेजमेंट करता है रैगिंग का और लॉस हो जाता है। उसके बाद माता जी का सीन, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते, लायबिलिटी, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बाहर निकलते हैं शायद खाना भूखे, झगड़ा करते हैं, कंफ्लिक्ट, ठीक है। फिर सीक्रेटली एक शादी में घुसते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, उसके जूते में
$300 शूज में पुदीने की चटनी कॉस्ट लग जाता है। अब चतुर का भाषण, जो पूरे मूवी में शायद सबसे फेमस है। तो चतुर का भाषण वो अकेला नहीं बनाता है, दुबे जी बनाते हैं। सो दुबे जी भाषण बना, डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी भाषण बनाते हैं और चतुर भाषण बोलता है। एक मिनट, ठीक है ना? क्या था इसमें, अपन वो भी बोलते हैं, लिखे किसने था? दुबे जी। और भाषण कौन देता है? चतुर। सो डिवीजन ऑफ वर्क किया, किसके सामने बोलता है वो? पब्लिक के सामने बोलता है, और कंटिन्यूसली बोलता है, और बोलता है ना इतने सालों में अपने आप को बुनाया है, ठीक है ना? कंटिन्यूसली बोलता है, फिर बोलता है ना इतने सालों से, बराबर है। क्या था काम का? बट डिवीजन ऑफ वर्क कौन भाषण देता है? चतुर। बोलता कौन, भाषण लिखता कौन है? दुबे जी। किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने। कंटिन्यूसली बोलता है, और इतने सालों से अपने आप को बुनाया है, स्टेबिलिटी। और पब्लिक बोलते हैं ना, पब्लिक स्पीच सुन के मोटिवेट हो जाती है। बट जो प्रिंसिपल है उसको स्केल से मारता है, ऐसा सोचो। लात मारता है लेकिन स्केल से मारता है, सोचो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये प्रिंसिपल देखो, ऐसा सोचो, प्रिंसिपल स्केल से मारता है, ठीक है? वापस हैंग हो गया, लेकिन डज नॉट मैटर, अपना जीवन तो हैंग नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी वापस एक रिवाइज करें। पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन के अंदर मेंबरशिप कायदे तोड़कर लेजिस्लेशन कहा प्लेन को लैंड कराता है? कैपिटल में। उसके बाद टेरेस में चतुर का सीन, वो क्या करता है? स्टेटस दिखाता है। उसके बाद में फॉर्मेशन, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रैंचो की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट, लॉस हो जाता है एक को। फिर उसकी माताजी राजू की 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लाइबिलिटी, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। उसके बाद बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, कंफ्लिक्ट, भूख लगी रहती है, सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। उसके जूते में पुदीने की चटनी गिरा देते हैं, माई $300 शूज। उसके बाद में भाषण, भाषण में क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद में पब्लिक के सामने देता है भाषण, कंटिन्यूसली देता है, इस काबिल बुनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, प्रिंसिपल उसको स्केल से मारता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। और आखिरी के 4 पॉइंट्स, फिर इसको भगा के लेके जाते हैं पिया को, भगा के शादी में ना, वहां से उसको भगा, उसमें रिस्क रहता है। लास्ट में रैंचो की मुलाकात होती है ना, वो लेक में, पर्सनल कांटेक्ट होता है, लेक में मुलाकात होती है, ठीक है? और ये पिक्चर सोसाइटी के लिए बनी है, और सोसाइटी ने वोट किया है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। करेक्ट। अब लास्ट में ये सारे के सारे पॉइंट्स वापस से रिवाइज करेंगे हम क्विकली। ये देखो तुम्हारे सामने आ गए। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग और डेफिनेशन। पहला, प्लेन के अंदर क्या है? मेंबरशिप। फिर मेंबरशिप, लेजिस्लेशन। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कैपिटल। फिर इसका सीन, चतुर का सीन, टेरेस में स्टेटस दिखाता है। मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन। दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। फिर क्या है? मैनेजमेंट कौन करता है? रैंचो करता है। और फिर एक को लॉस बैठ जाता है, 10 रुपए की भिंडी, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, कम्मों की शादी में मारुति 800, दैट्स अ लायबिलिटी। उसके बाद में बोलो, उसके बाद क्या है? खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, कंफ्लिक्ट, भूख लगी रहती है, सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? खाना। उसके जूते में पुदीने की चटनी डाल देते हैं, कॉस्ट। फिर चतुर का भाषण, डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी लिखते हैं, चतुर भाषण देता है। उसके बाद में पब्लिक के सामने भाषण देता है, कंटिन्यूसली देता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, पर प्रिंसिपल स्केल से मारता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लास्ट में मुलाकात होती है रैंचो से, नहीं भगा के लेके जाते हैं इसको, पीयू को, रिस्क रहता है उसमें। आखिर में मुलाकात होती है, पर्सनल कांटेक्ट रैंचो के साथ। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और पब्लिक ने वोट किया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। सो आई होप ये पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।